Hello student, today we are going to learn letter number 2 from chapter number 6. Letter number 2 is regarding payment of dividend through dividend warrant and electronic payment of dividend. So यहाँ पे आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड इसके बारे में लेटर लिखना है। मतलब सेक्रेटरी एज अ सेक्रेटरी आपको मेंबर को मतलब शेयर होल्डर को लेटर लिखना है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो शेयर होल्डर को डिविडेंड वारंट दिया जा सकता है या सेकंड मेथड हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब उसके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन हम पैसा डिविडेंड का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दोनों तरीके से लेटर्स लिखने हैं कि अगर डिविडेंड वारंट रहेगा तो लेटर किस तरह से लिखना है और अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रहेगा तो किस तरह से लेटर लिखा जाएगा। आलं लक्षात? म्हणजे आपल्याला दोन्ही प्रकारे लेटर या ठिकाणी लिहायचं आहे की डिविडेंड वारंट जर असेल म्हणजे जर डिविडेंड पेमेंट आपण डिविडेंड वारंटच्या थ्रू करणार असतील तर कशा प्रकारे लेटर लिहिणार आणि जर आपण डिविडेंडचं पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोडनी करणार असतील ऑनलाइन पेमेंट थ्रू करणार असतील तर कशा प्रकारे लेटर लिहिणार हे दोन्ही प्रकारे आपल्याला लेटर लिहायचे आहेत। एग्जाम में आपको दोनों में से एक मेथड पूछा जा सकता है। मतलब डिविडेंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट या पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, दोनों में से एक मेथड आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोनों मेथड एक साथ आपको पूछे नहीं जाएंगे। See, dividend is the portion of the profit of the company which is distributed to the shareholder of the company. So dividend is that part of the profit which is distributed among the shareholder. म्हणजे प्रॉफिटचा असा हिस्सा, असा पोर्शन, असा पार्ट जो शेअर होल्डर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला जातो त्याला म्हटलं जातं डिविडेंड। ओके, तो डिविडेंड क्या रहता है? तो डिविडेंड प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा है, ऐसा पोर्शन है, ऐसा पार्ट है जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, तो कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है और प्रॉफिट अर्न करने के बाद 31 मार्च को ऑडिट किया जाता है और उसके बाद कंपनी को पता चलता है कि हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, फिर उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है और उसे ही कहा जाता है डिविडेंड। आलं लक्षात? म्हणजे प्रॉफिटचा जो भाग, जो हिस्सा शेअर होल्डर मध्ये दरवर्षी दिला जातो त्याला म्हटलं जातं डिविडेंड। Company can declare final dividend and interim dividend. There are two types of dividend. One is final dividend and second is interim dividend. म्हणजे डिव्हिडंडचे दोन प्रकार असणार आहेत, एक आहे फायनल डिव्हिडंड आणि इंटरिम डिव्हिडंड। फाइनल डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो 31 मार्च के बाद डिक्लेयर किया जाता है। मतलब ऑडिट कंप्लीट होने के बाद जो डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है उसे बोला जाएगा फायनल डिविडेंड। लक्षात ठेवा, जे डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग मध्ये डिक्लेयर केलं जातं त्याला म्हटलं जातं फायनल डिविडेंड। और जो डिविडेंड दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं, उसके बीच में कभी भी डिक्लेअर किया जाता है उसे कहा जाएगा इंटरिम डिविडेंड। ओके, म्हणजे दोन एन्युअल जनरल मीटिंगच्या मध्ये, म्हणजे मीटिंग मध्ये नाही, दोन एन्युअल जनरल मीटिंगचा जो टाइम पिरियड आहे त्याच्यामध्ये जे डिविडेंड डिक्लेअर केलं जाईल त्याला म्हटलं जाईल इंटरिम डिविडेंड। ओके, तो डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, इसके ऊपर हमें पूरा क्वेश्चन रहेगा, अलग से क्वेश्चन आने वाले चैप्टर्स में है, तब मैं हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। डिविडेंड कैन बी पेड थ्रू डिविडेंड वारंट और in an electronic mode, electronically by ECS or NEFT etc. to the registered shareholder who is entitled to dividend. ओके, तो जो भी डिविडेंड है वो पेड करने के दो तरीके रहेंगे। एक तो डिविडेंड वारंट दे के हम डिविडेंड पेड कर सकते हैं, या दूसरा तरीका रहेगा जो हमारा शेयर होल्डर है उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन पैसा क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा।
आलं लक्षात. म्हणजे डिव्हिडंड जे आपण पेड करतो ते दोन प्रकारे आपण पेड करू शकतो. एक तर डिव्हिडंड वॉरंटचा वापर आपण करू शकतो किंवा इलेक्ट्रॉनिकली किंवा ऑनलाईन आपण ज्याला म्हणतो त्याचा वापर करून आपण डिव्हिडंड शेअर होल्डरच्या बँक अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर करू शकतो. Dividend is to be declared and approved by shareholders at its annual general meeting on such a rate as may be recommended by the board. Remember, dividend is recommended by the board of directors but finally approved by the shareholder in annual general meeting. लक्षात ठेवा, डिव्हिडंड रिकमेंड कोण करतो की किती डिव्हिडंड द्यायचं प्रत्येक वर्षी, बेसिकली इन द केस ऑफ इक्विटी शेअर्स. ओके, हे आपण जे बघतोय ते इक्विटी शेअरचं बघतोय. मग इक्विटी शेअरचं डिव्हिडंड किती द्यायचं, 10%, 12%, 15% किती द्यायचं ते रिकमेंड कोण करतो, ते कोण ठरवत असतं सुरुवातीला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. परंतु ते फाइनल कौन करता, अप्रूव कौन करतो, शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग. ओके, तो यहाँ पे हमें याद रखना है डिविडेंड कितना देना है वो रिकमेंड करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, लेकिन वो फाइनली डिक्लेयर और अप्रूव कौन करेंगे, शेयर होल्डर्स करेंगे इन एनुअल जनरल मीटिंग. और दूसरी बात यहाँ पे याद रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितना डिविडेंड रिकमेंड करेंगे उससे उतना डिविडेंड एक तो शेयर होल्डर अप्रूव कर सकते हैं या उससे कम रेट का डिविडेंड शेयर होल्डर अप्रूव कर सकते हैं. लेकिन जितना डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया है, रिकमेंड किया है, उससे ज्यादा शेयर होल्डर वहां पे अप्रूव नहीं कर सकते. मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि हम 12% डिविडेंड दे देंगे, तो शेयर होल्डर के पास एनुअल जनरल मीटिंग में दो रास्ते हैं. एक तो 12% जो उन्होंने बोला है उसको मंजूर कर दो, या तो 12% से कम ले लो, लेकिन 12% से ज्यादा अप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 12% बोला, तो उससे हम ज्यादा नहीं ले सकते, उससे कम दिया तो भी चलेगा. डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेअर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग इयर. आणि जे इंटरिम डिविडेंड असतं ते अकाउंटिंग इयर संपल्यानंतर म्हणजे एन्युअल जनरल मीटिंग मध्ये ते डिक्लेअर केलं जात नाही, मग ते कधीतरी ऑक्टोबर नोव्हेंबर ह्या दरम्यान डिक्लेअर केलं जातं. डिव्हिडंड इज टू बी पेड टू द शेअर होल्डर्स within 30 days from the date of declaration. Once dividend is declared, after declaration company has to pay that dividend within 30 days. आलं लक्षात. म्हणजे एकदा डिव्हिडंड डिक्लेअर केल्यानंतर ते डिव्हिडंड शेअर होल्डरला 30 दिवसामध्ये पेड करावं लागतं, त्यांना द्यावं लागतं. ओके, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 दिन में वो डिविडेंड शेयर होल्डर को देना पड़ेगा. According to the instruction given by the board, the secretary sends a letter to the concerned shareholder for the payment of dividend. और डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इस तरह का जो लेटर है वो किसको भेजना है, शेयर होल्डर को भेजना है. आलं लक्षात. म्हणजे एकदा डिव्हिडंड डिक्लेअर झालं, ते डिव्हिडंड डिक्लेअर झाल्यानंतर सेक्रेटरीला इंस्ट्रक्शन देण्याचं काम कोण करतंय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. मग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटरीला लेटर लिहिण्याच्या इंस्ट्रक्शन देतात. The letter contain detailed information about the payment of dividend. आणि त्या लेटर मध्ये डिव्हिडंडच्या रिलेटेड कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मेंशन केली जाते. सच एज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड, मतलब उस लेटर में लिखा जाएगा कि कितने शेयर्स आपके पास है. डिविडेंड वारंट नंबर, अगर हम डिविडेंड वारंट के थ्रू पेड करते हैं तो डिविडेंड वारंट का नंबर क्या है. ग्रॉस डिविडेंड म्हणजे तुम्हाला एकूण डिविडेंड किती मिळालेला आहे. TDS, that is tax deducted at source if any. Net amount of dividend. ओके, ये हम पूरा लेटर में किस तरह से हमें लिखना है वो हम लेटर में देखने वाले, तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Distinctive number of shares etc. So here in this letter secretary has to mention all details regarding dividend. तो डिविडेंड से रिलेटेड सभी डिटेल सेक्रेटरी को उस लेटर में क्या करने पड़ते हैं, मेंशन करनी पड़ेगी. The company pays dividend through dividend warrant or second is electronically.
that is ECH, Electronic Clearing Services, NEFT, National Electronic Fund Transfer, etc. that is ऑनलाईन ट्रान्सफर ऑफ मनी. म्हणजे डिव्हिडंड दोन मेथडनी आपण पेड करू शकतो. एक तर डिव्हिडंड वॉरंटचा वापर आपण करू शकतो किंवा मनी जे आहेत किंवा डिव्हिडंडची जी अमाउंट आहे ते आपण ऑनलाइन देखील ट्रांसफर करू शकतो. ओके, तो दो तरीके से या दो प्रकार से डिविडेंड का पेमेंट किया जा सकता है. एक तो डिविडेंड वारंट शेयर होल्डर को देके हम पेमेंट कर सकते हैं और दूसरा रास्ता रहेगा ऑनलाइन पेमेंट ऑफ डिविडेंड. ओके, सो फर्स्ट हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट. मतलब यहाँ पे जो डिविडेंड का पेमेंट है वो किसके थ्रू किया गया है? डिविडेंड वारंट के थ्रू. आलं लक्षात. म्हणजे जर डिव्हिडंड वॉरंटच्या थ्रू पेमेंट केलं असेल तर सेक्रेटरी कशा प्रकारे शेअर होल्डरला लेटर लिहेल ते आपल्याला बघायचं आहे. फर्स्ट, ऑन टॉप ऑफ द पेज यू हैव टू राइट नेम ऑफ द कंपनी एट मिडल. ओके, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि पेज के टॉप में आपको क्या लिखना है? कंपनी का नाम, वो भी मिडल में लिखना है. यहाँ पे याद रखना है कंपनी का नाम लिखते समय एंड में जब आप लिखोगे तब क्या लिखोगे? लिमिटेड. प्रायव्हेट लिमिटेड मत लिखो. हा लक्षात, फक्त लिमिटेड लिहायचं, प्रायव्हेट लिमिटेड लिहू नका. हा लक्षात, कारण की प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये वेगळ्या प्रोव्हिजन्स असतात. आपल्याला इथे पब्लिक लिमिटेड चा विचार करायचा आहे म्हणून फक्त काय लिहायचं? लिमिटेड. ओके, जैसे कि एबीसी लिमिटेड, एक्सवाईजेड लिमिटेड, गोल्डन लिमिटेड, आप कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. देन यू हैव टू राइट रजिस्टर ऑफिस, एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस. बाद में आपको क्या लिखना है? एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस. कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी होने दो, उसका रजिस्टर ऑफिस क्या रहेगा? एक ही रहेगा. वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, आप कौन सा भी एड्रेस लिख सकते हो. हा लक्षात, म्हणजे इथे तुम्ही रजिस्टर ऑफिसला कोणताही एड्रेस लिहिलं तरी चालेल. देन यू हैव टू राइट CIN नंबर, दॅट इज कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला CIN नंबर लिहायचा आहे. हा देखील तुम्ही काही लिहिला तरी चालेल. ABC 1 2 3 XYZ PLQ काही लिहा, काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे तिथे CIN नंबर लिहायचा आणि त्यानुसार तिकडे कोणता तरी नंबर तुम्हाला जो वाटतो तो नंबर त्या ठिकाणी तुम्हाला लिहायचा आहे. देन यू हैव टू राइट फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर. यू मे राइट एनी नंबर. याद रखना है फोन नंबर कुछ भी लिखो तो भी चलेगा, फैक्स नंबर कुछ भी लिखो तो भी चलेगा, रेफरेंस नंबर कुछ भी लिखा तो भी चलेगा. रेफरेंस नंबर ज्यादातर कैसे लिखा जाता है? AB12 बराबर ऑब्लिक करके 1920, मतलब वो ईयर रहता है, वो ज्यादातर लिखा जाता है. लेकिन आप लोगों ने डायरेक्टली लिखा AB120 तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लेम. आलं लक्षात, म्हणजे रेफरन्स नंबर तुम्ही कोणत्याही प्रकारे लिहिला तरी काही प्रॉब्लेम नाही. Here you have to write website, वेबसाइट एड्रेस ऑफ द कंपनी. ओके, यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस आपको लिखना है. वो कुछ भी आप लोगों ने लिखा तो भी चलेगा, लेकिन वो कंपनी से रिलेटेड होना चाहिए. जैसे यहाँ पे अनमोल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड है तो वेबसाइट का एड्रेस दिया है अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. आप चाहे तो अनमोल स्टील @ भी लिख सकते हैं, वैसा लिखा तो .com इस तरह से लिखा तो भी चलेगा. देन यू हैव टू राइट ईमेल एड्रेस ऑफ द कंपनी. कंपनी का ईमेल आईडी लिखोगे एंड देन यू हैव टू राइट डेट ऑफ द लेटर. यहाँ पे डेट आपको ठीक से रिकॉर्ड करनी है. देन यू हैव टू राइट नेम अँड ॲड्रेस ऑफ द ॲड्रेसी. म्हणजे आपण ज्याला लेटर पाठवतोय त्याचं नेम अँड ॲड्रेस तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचं आहे. देन यू हैव टू राइट सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. और हम लोग किस बारे में लेटर लिख रहे हैं, मतलब वो रहेगा लेटर का सब्जेक्ट, वो हमें यहाँ पे लिखना है. जैसे पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड हियर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार. ओके, मतलब 10 रुपए का इक्विटी शेयर है और वो इश्यू भी कितने को किया है? 10 में किया है, उसे कहा जाएगा एट पार. आलं लक्षात, म्हणजे 10 रुपयाचं इक्विटी शेअर इश्यू देखील कितीला केलेला आहे? 10 रुपयाला, म्हणजे त्याला म्हटलं जाईल इश्यूड एट पार. तो इस तरह से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है. यहाँ तक की जो इंफॉर्मेशन है, मतलब कंपनी का नाम से लेकर यहाँ तक, ओके, सब्जेक्ट छोड़ के ये सारी इंफॉर्मेशन हर एक लेटर में क्या रखनी है? कॉमन रखनी है.
हर बार नया नाम लिखने की जरूरत नहीं, हर बार नया एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं. हे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कॉमन एक याद रख सकते हैं. आलं लक्षात. म्हणजे कंपनीचं नाव, कंपनीचा ऍड्रेस, CIN नंबर किंवा ऍड्रेस ज्याला आपण लेटर पाठवणार ते, हे हा जो एवढा मॅटर आहे तो काय राहणार आहे, कॉमन राहणार आहे. बरोबर. तो पुन्हा पुन्हा बदलण्याची गरज नाही. जरी बुक मध्ये प्रत्येक लेटर साठी वेगळं ऍड्रेस दिलेलं असेल, वेगळं नाव दिलेलं असेल, तरी आपल्याला तुम्हाला जर लक्षात ठेवायचं असेल, एकच कोणतं तरी नाव लक्षात ठेवा, एकच ऍड्रेस लक्षात ठेवा, एकच कोणतं तरी वेबसाईट ऍड्रेस तुम्ही तयार करून ठेवा. ओके. हाँ, हर एक लेटर में सब्जेक्ट क्या आएगा, अलग अलग आएगा. वो लेटर के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह का लेटर आप लिख रहे हैं. देन यू हैव टू राइट डियर मैडम और रिस्पेक्टेड मैडम. ओके. तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आप लोगों ने नाम क्या लिखा है, मिसेस ज्योति सुरती, तो इसीलिए यहाँ पे लिखोगे डियर मैडम या रिस्पेक्टेड मैडम. और यहाँ पे अगर किसी आदमी का नाम लिखते हो, बराबर है, मेल पर्सन का नाम लिखते हो, तो यहाँ पे आएगा डियर सर या रिस्पेक्टेड सर. I am instructed by the board of director to convey. कन्वे मतलब पोहोचना, कन्वे म्हणजे पोहोचवणे, एखादी माहिती पोहोचवणे, एखादी इन्फॉर्मेशन पोहोचवणे, त्याला म्हटलं जातं कन्वे. To you that in the 31st annual general meeting held on 20th April 2019, final dividend at the rate 2.5 per equity share of rupees 10 each has been approved by the members of the for the year ending 31st March 2019. मतलब यहाँ पे हम जो डिविडेंड दे रहे हैं वो फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019 का है. मतलब वो हमारा ईयर कौन सा है, कौन से साल का हम डिविडेंड दे रहे हैं, 2018 और 2019. लक्षात ठेवा, आपण जे डिव्हिडंड देतोय ते कोणत्या इयरचा देतोय, 2018 2019 ह्या इयरचं डिव्हिडंड आपण मार्च नंतर देतोय. ओके. क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है तो 31st मार्च के बाद वो डिक्लेयर किया जाएगा, 31st मार्च के बाद दिया जाएगा. होता कैसे है, जब 31st मार्च खत्म हो जाता है, अकाउंट का ऑडिट किया जाएगा. अकाउंट का ऑडिट करने के बाद हमें टोटल कितना एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ वो पता चलेगा और उसके बेसिस पे इक्विटी शेअर्स का डिव्हिडंड कितना देना है वो डिसाइड किया जाएगा. आलं लक्षात. म्हणजे 31st मार्चला, मार्च पर्यंत जे तुमचं अकाउंट आहे त्या सर्व अकाउंटचं ऑडिट केलं जाईल. त्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की ऍक्च्युअल मध्ये आपल्याला किती प्रॉफिट झालेला आहे आणि त्या प्रॉफिटच्या बेसवर डिसाइड केलं जातं की इक्विटी शेअर होल्डर्सला ह्या वर्षी किती डिव्हिडंड द्यायचं. अँड dividend is recommended by the board of director but finally approved by the equity shareholder in annual general meeting. तो रूल क्या कहता है कि जब 31st मार्च खत्म हो जाएगा, वो खत्म होने के बाद जब आपका अकाउंट का ऑडिट खत्म हो जाएगा, वो ऑडिट होने के बाद आपको एनुअल जनरल मीटिंग लेना पड़ेगा और उस एनुअल जनरल मीटिंग में आपके अकाउंटिंग का ऑडिट जो किया है वो अप्रूव किया जाएगा और उसके साथ आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिविडेंड रिकमेंड किया है उसको डिक्लेयर किया जाएगा और उसको भी अप्रूव किया जाएगा. तो 31st मार्च के बाद एन्युअल जनरल मीटिंग यहाँ पे लेना कंपल्सरी है. आलं लक्षात. म्हणजे प्रत्येक कंपनीला 31st मार्च झाल्यानंतर 18-19 म्हणजे आता एन्युअल जनरल मीटिंग कोणत्या इयर साठी होईल, 18-19 ह्या पूर्ण वर्षभरामध्ये कंपनीने काय काय केलं, बरोबर, त्यासाठी एन्युअल जनरल मीटिंग घेतली जाईल आणि त्या मीटिंग मध्ये डिव्हिडंड काय केलं जाईल, अप्रूव केलं जाईल. कोण अप्रूव करणार, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स. देखो यहाँ पे लिखा है अप्रूव बाय दी मेंबर्स, अप्रूव बाय दी मेंबर्स. तो डिविडेंड अप्रूव करने का काम कौन करेंगे, मेंबर्स. यहाँ पे लिखा है 31st एन्युअल जनरल मीटिंग. हे नंबर है की कितवी एन्युअल जनरल मीटिंग आहे ते दिलेलं आहे. इथे तुम्ही 20 पण लिहू शकता और यू मे राइट 25th एनी नंबर, इथे तुम्ही कोणताही नंबर लिहू शकता. नाही हे 31st म्हणजे काय 31st मार्च वगैरे नाही, बरोबर, 31st मार्च वगैरे नाही, तर हे नंबर आहे की तुमची एन्युअल जनरल मीटिंग कितवी आहे. म्हणजे ती 19th असू शकते, 20th असू शकते, 21st असू शकते, इकडे 31st घेतलेला आहे, कन्फ्यूज व्हायचं नाही. एंड दैट मीटिंग हेल्ड ऑन 20th अप्रैल. और यहाँ पे देखो कि वो एनुअल जनरल मीटिंग कब हुआ, 20 अप्रैल 2019.
क्योंकि 31 मार्च 2019 को हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ और वो अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद हमारा अकाउंट का ऑडिट किया जाएगा और उसके बाद हम अप्रैल में मीटिंग ले सकते हैं। अप्रैल में लिया जा सकता है या तो मई तक भी वो मीटिंग लिया जा सकता है। तो यहाँ पे 20 अप्रैल 2019 को वो हमारा एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है। यहाँ पे हमें डेट के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे हमारा मीटिंग कब हुआ है? 20 अप्रैल को हुआ है। मीटिंग कब हुआ है? 20 अप्रैल 2019 और हमारा लेटर का डेट कितना है? 7 मई 2019। ये याद रखना। तो लेटर का डेट मीटिंग के बाद का रहेगा, आलं लक्षात? नाहीतर असं व्हायचं की लेटर आधीच्या तारखेचं आणि मीटिंग नंतर, असं होणार नाही, याची काळजी घ्या। म्हणून लेटरची डेट ही कसली असली पाहिजे? मीटिंगच्या नंतरची असली पाहिजे, कारण की आपली 20 एप्रिलला मीटिंग झालेली आहे, बरोबर? मग ती तुम्ही 30 एप्रिल जरी लेटरची डेट घेतली तरी प्रॉब्लेम नहीं, 2 में घेतली तरी प्रॉब्लेम नहीं, पण लक्षात ठेवा यहाँ पे हमें याद रखना है लेटर का डेट लिखते समय नेशनल हॉलिडेज छोड़ के डेट लिखना है। म्हणजे जे नॅशनल हॉलिडेज आहेत, फॉर एक्झाम्पल 26 जानेवारी असेल, 15 डिसेंबर असेल, अशा प्रकारचे जे नॅशनल हॉलिडेज आहेत ते सोडून तुम्ही दुसरी कोणतीही लेटरची डेट लिहू शकता। ओके, तो नेशनल हॉलिडेज का डेट लेटर पे लिखना नहीं है। नेक्स्ट, your company has complied means fulfilled with all statutory provisions of section 123 of Companies Act 2013 relating to declaration of dividend। आणि या ठिकाणी तुम्ही लिहिलं की युअर कंपनी, बिकॉज लेटर इज रिटन बाय सेक्रेटरी। सेक्रेटरी लेटर लिहितोय, कोणाला लिहितोय? शेअर होल्डरला, मेंबर्सला। मेंबर्स आर ओनर्स, म्हणून सेक्रेटरी काय सांगतो? तुमची कंपनी, तुमच्या कंपनीने सर्व प्रकारच्या ज्या प्रोव्हिजन्स आहेत, कंपनी ऍक्ट 2013 मध्ये ज्या प्रोव्हिजन दिलेले आहेत त्या सर्व प्रोव्हिजन, सर्व रूल्स काय केलेले आहेत? फुलफिल केलेले आहेत। ओके, तो यहाँ पे सेक्रेटरी मेंबर्स को बता रहा है कि हमारे कंपनी ने या आपके कंपनी ने जितना भी प्रोविजन 2000 कंपनी एक्ट 2013 में दिया है डिविडेंड से रिलेटेड, वो सारे प्रोविजन फुलफिल किए हैं। ऐसा कौन बता रहा है? सेक्रेटरी। किसे कहेगा? मेंबर्स को कहेगा, ओनर्स को कहेगा। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देना है, डिविडेंड कितना दिया है? ₹2.5 पर शेयर, पर इक्विटी शेयर। डिविडेंड एक तो परसेंटेज में दिया जा सकता है, जैसे कि 10%, तो आपके जितने भी इक्विटी शेयर का अमाउंट है उसके ऊपर 10%, या तो पर शेयर दिया जा सकता है कि हर एक शेयर के ऊपर 2.5 पर शेयर। तो एक शेयर रहेगा तो 2.5 रुपीज मिलेगा, 2 शेयर रहेगा तो 5 रुपया मिलेगा, अगर 4 शेयर रहेगा तो 10 रुपया डिविडेंड मिलेगा। आलं लक्षात? तर इथे डिविडेंडचा रेट किती घेतलेला आहे? @2.5 पर इक्विटी शेयर। जर तुम्हाला वाटत असेल तर इथे डिविडेंड तुम्ही ₹1 पर शेयर पण घेऊ शकता। अगर आपको लगता है कि बाद में कैलकुलेशन के लिए अगर डिफिकल्टी लगती है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सिंपल डिविडेंड @1 पर शेयर, मतलब जितने शेयर उतना ही हमारा क्या आएगा? डिविडेंड आएगा। आगे देखते हैं। Detail of dividend payable to you are as follows. Okay, so here you have to draw 7 column. इथे तुम्हाला 7 कॉलम काय करायचे आहे? ड्रॉ करायचे आहेत। सीधी कॉलम, फर्स्ट रजिस्टर फोलियो नंबर A30, you may write any number, thereafter number of shares held, here number of shares are given 100, आप यहाँ पे कौन सा भी कितने भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन 100 लिखोगे तो कैलकुलेशन के लिए आसानी जाएगी। डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम टू, हम लोगों ने देखा है कि शेयर्स के ऊपर क्या रहते हैं? डिस्टिंक्टिव नंबर, सीरियल नंबर। तो हम लोगों ने 100 लिखे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आर 100। तो 100 शेयर के सीरियल नंबर कहाँ पे स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे एंड होते हैं? तो सीरियल नंबर स्टार्ट्स ऑन 301 एंड एंड्स ऑन 400। डिविडेंड वारंट नंबर दैट इज B9931, आप यहाँ पे डिविडेंड वारंट का नंबर कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा। आलं लक्षात? डिविडेंड वारंट नंबर काही लिहिलं तरी चालेल, नुसतं 1 2 3 एवढं जरी लिहिलं तरी चालेल। Thereafter gross dividend means total dividend. Total dividend is 250 because number of shares are 100.
and dividend given on his share rupees 2.5. ओके, देखो हम लोगों ने शेयर्स कितने लिए हैं 100, और हम लोगों ने आगे लिखा है कि हमारे जो शेयर्स है उसके ऊपर हम डिविडेंड कितना देने वाले हैं रुपीज 2.5 पर शेअर. प्रत्येक शेअरवर आपण 2.5 देणार आहे, म्हणून इथे ग्रॉस डिविडेंड किती आलं 250. अगर आप लोगों ने यहाँ पे डिविडेंड लिया 1 तो कितना आएगा 100 इंटू 1, डायरेक्टली ग्रॉस डिविडेंड आएगा 100 रुपीज. इनकम टॅक्स डिडक्टेड TDS, टॅक्स डिडक्टेड ऍट सोर्स, म्हणजे सरकारला जो टॅक्स भरावा लागतो तो कंपनीने इथे माइनस केलेला आहे का, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा नील. हमेशा नील ही लिखो, नेहमी काय लिहायचं नील लिहायचं. एंड नेट डिविडेंड विल बी 250. अगर आप यहाँ पे टैक्स लिखते हो तो इस डिविडेंड में से टैक्स क्या करोगे माइनस, और बाद में जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा. जैसे डिविडेंड है फॉर एग्जांपल 250 और आप लोगों ने टैक्स लिखा 20, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 230. आलं लक्षात. जर टॅक्स लिहिलं तर काय करावं लागेल, मग समजा ग्रॉस डिविडेंड तुम्ही लिहिलं 250 आणि TDS लिहिलं 20, तर नेट डिविडेंड किती लिहावं लागेल 230. म्हणजे ग्रॉस डिविडेंड मधून TDS काय करायचं मायनस इज इक्वल टू नेट डिविडेंड. The dividend warrant is attached here with. Please detach the dividend warrant along the perforated line. मतलब हम उसको कहेंगे कि इस लेटर के साथ हम लोगों ने डिविडेंड वारंट भी क्या किया है अटैच. डिविडेंड वारंट एक तरह का चेक रहता है, एक तरह का क्या रहेगा चेक. तो शेयर होल्डर क्या करेंगे, वो डिविडेंड वारंट बैंक में जमा करेंगे. बैंक में जमा करने के बाद बैंक उस अकाउंट के ऊपर जो भी अमाउंट डिविडेंड वारंट में दिया है वो बैंक शेयर होल्डर के अकाउंट में क्या करेगी ट्रान्सफर करेगी. आलं लक्षात. डिविडेंड वारंट हा एक प्रकारचा काय असणार आहे चेक असणार आहे. आणि आपण काय सांगितलेलं आहे डिविडेंड वारंट इज अटॅच हिअर विथ, म्हणजे आपण त्याला सांगितलेलं आहे की ह्या लेटर बरोबर आम्ही डिविडेंड वारंट काय केलेला आहे अटॅच केलेलं आहे. ते डिटॅच करा. डिटॅच करा म्हणजे काय, ते ह्या लेटर पासून वेगळं करा. ओके, डिटैच करना मतलब क्या अलग करना. हम उसको कह रहे हैं कि इस लेटर के साथ जो डिविडेंड वारंट हम लोगों ने अटैच किया है उसको आप अलग करो और बैंक में जमा करो. देन थैंकिंग यू. हियर yours faithfully for अनमोल स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड. कंपनीचं नाव, साइन एंड सेक्रेटरी. ओके, तो एंड में आपको क्या लिखना है साइन लिखना है और सेक्रेटरी लिखना है. यहाँ पे सिग्नेचर करना नाही है. काही विद्यार्थ्यांना फार आवड असते, ते साइन लिहितात खालती सेक्रेटरी लिहितात आणि त्यांना असं वाटतं की आपण आता कंपनीचे सेक्रेटरी झालो आणि लगेच तिकडे सिग्नेचर करून टाकतात. तर तिथे सिग्नेचर करू नका. and end you have to write enclosure dividend warrant. ओके, ENCL का मतलब होता है एन्क्लोजर. हा लक्षात, ENCL म्हणजे एन्क्लोजर. याचा अर्थ काय होतो डॉक्युमेंट अटॅच विथ लेटर. म्हणजे ह्या लेटर बरोबर आम्ही काय कोणतं डॉक्युमेंट जोडलेलं आहे ते तुम्हाला इथे लिहायचं आहे. हम लोगों ने क्या अटैच किया है डिविडेंड वारंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन्क्लोजर डिविडेंड वारंट. मतलब इस लेटर के साथ डिविडेंड वारंट क्या किया है अटैच किया है. ओके, तो इस तरह से अगर हम डिविडेंड वारंट के थ्रू पेमेंट करते हैं तो इस तरह से हमें लेटर लिखना पड़ेगा. आगे देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से हम पेमेंट करते हैं तो हम किस तरह से लेटर लिखेंगे. नाउ लेटर रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. Same again here you have to write name of the company, here address of register office of the company, thereafter CIN number. त्याच डिटेल पुन्हा या ठिकाणी लिहायचे आहेत. फोन नंबर, फॅक्स नंबर, रेफरन्स नंबर, वेबसाइट ऑफ द कंपनी, ईमेल एड्रेस ऑफ द कंपनी and date of the letter. Very important, that is date of the letter. And here name and address of the addressee. जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसे कहा जाएगा एड्रेसी. उसका नाम और एड्रेस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. Thereafter subject payment of interim dividend through electronic clearing services ECS, direct credit or NEFT. तो यहाँ पे हम उसको मेंशन करेंगे कि यहाँ पे हम आपको इंटरिम डिविडेंड पेड कर रहे हैं. जो हम लोगों ने पहला लेटर देखा उसमें डिविडेंड कौन सा था फाइनल डिविडेंड, क्योंकि वो एनुअल जनरल मीटिंग में
अप्रूव्ह किया गया था. आलं लक्षात. तर जे डिव्हिडंड अॅन्युअल जनरल मीटिंग मध्ये अप्रूव्ह केलं जातं त्याला म्हटलं जातं फायनल डिव्हिडंड. आणि जे डिव्हिडंड दोन अॅन्युअल जनरल मीटिंगच्या मध्ये कोणत्याही डेटला अप्रूव्ह केलं जातं म्हणजे जे अॅन्युअल मीटिंग मध्ये अप्रूव्ह केलं जात नाही त्याला म्हटलं जातं इंटरिम डिव्हिडंड. ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हम पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड कर रहे हैं थ्रू ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज या डायरेक्ट क्रेडिट या एनईएफटी मतलब ऑनलाइन ट्रान्सफर ऑफ डिविडेंड. हियर डियर सर, पाहिजे तर तुम्ही त्या ठिकाणी रिस्पेक्टेड सर देखील लिहू शकता किंवा डियर सर. वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दॅट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ गुरुसाई ऑटो लिमिटेड in its meeting held on Thursday 20th May 2019 has declared interim dividend at the rate ₹1 that is 10% per equity share of face value of ₹10 each. तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग हुआ. कब मीटिंग हुआ? 20th May 2019. याद रखो इंटरिम डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर नहीं किया जाता, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में डिक्लेअर किया जाता है, अप्रूव्ह किया जाता है. लक्षात ठेवा, इंटरिम डिव्हिडंड अॅन्युअल जनरल मीटिंग मध्ये डिक्लेअर केलं जात नाही, अप्रूव्ह केलं जात नाही. तर इंटरिम डिव्हिडंड कुठे डिक्लेअर केलं जातं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या मीटिंग मध्ये, त्या ठिकाणी ते डिक्लेअर आणि अप्रूव्ह केलं जातं. ओके, तो यहाँ पे हमारा मीटिंग कब हुआ है? 20th May 2019 और हम लेटर कब लिख रहे हैं? 3rd June. मैंने आपको पहले ही कहा मीटिंग जिस तारीख को रहेगा उसके बाद वाला डेट लेटर को देना है. ओके, एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद दूसरा कौन सा भी डेट आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूर का डेट नहीं देना है. 10-15 दिन का गैप रख के आपको डेट लिखना है. ओके, इंटरिम डिव्हिडंड ॲट द रेट ₹1 दॅट इज 10% पर इक्विटी शेअर. आणि आपण त्यांना सांगितलं की तुम्हाला डिव्हिडंड किती देणार आहोत आपण? ₹1 पर शेअर ऑफ ₹10 इच. म्हणजे ज्या शेअरची व्हॅल्यू ₹10 आहे त्या प्रत्येक शेअरवर ₹1 आम्ही तुम्हाला काय देऊ? डिव्हिडंड. आता ₹10चा ₹1 म्हणजे 10%. ओके, तो इस तरह से हम उसको हर शेयर के ऊपर ₹1 क्या देने वाले हैं? इंटरिम डिविडेंड. As per the instruction given by you, either in person or through depository participant, we have remitted the amount of aforesaid interim dividend to your banker for crediting. See, यहाँ पे हम उसको बता रहे हैं कि आपने हमें मतलब कंपनी को इंस्ट्रक्शन दिया था और उस इंस्ट्रक्शन के कारण हम लोगों ने आपका जो भी डिविडेंड है वो बैंकर के थ्रू या बैंक में क्या किया है? क्रेडिट किया है. आलं लक्षात. म्हणजे या ठिकाणी आपण सेक्रेटरी त्या शेअर होल्डरला काय सांगतो की तुम्ही आम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिल्या होत्या आणि त्यानुसार आम्ही तुमचं जे डिव्हिडंड आहे ते इलेक्ट्रॉनिक मोडने ऑनलाईन मोडचा वापर करून आम्ही ते पैसे तुमच्या बँक अकाउंटला काय केलेले आहेत? क्रेडिट केलेले आहेत. आयदर इन पर्सन और थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब यहाँ पे जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रहता है उसका भी कंसेप्ट हम आगे डिटेल में सीखने वाले हैं. जो हमारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली प्रिजर्व करने का काम करते हैं उसे कहा जाएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी. एक तो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिया था या आपने इंस्ट्रक्शन दिया था, दोनों में से एक ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया था कि हमारा डिविडेंड डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर किया जाए और उसके कारण हम लोगों ने आपका डिविडेंड डायरेक्टली बैंक में क्या किया है? ट्रांसफर किया है. आगे देखो, क्रेडिटिंग टू युअर बैंक अकाउंट दॅट इज डिविडेंड विल बी पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर. आणि आपण त्याला सांगितलं की तुम्ही जी इंस्ट्रक्शन दिली त्यानुसार आम्ही तुमचं जे डिव्हिडंड आहे ते तुमच्या बँक अकाउंटला काय केलेलं आहे? क्रेडिट केलेलं आहे, म्हणजे आम्ही ट्रान्सफर केलेलं आहे. युअर कंपनी has complied with all the provision relating to declaration and payment of dividend. और हम उसको बता रहे हैं यूर कंपनी. अभी यूर कंपनी क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये लेटर कौन लिखता है? सेक्रेटरी लिखता है. और सेक्रेटरी किसको लिख रहा है? शेयर होल्डर को. और शेयर होल्डर कोण रहते? कंपनी के मालिक. आलं लक्षात. म्हणजे सेक्रेटरी त्या मालकाला सांगतो की तुमची कंपनी, तुमच्या कंपनीने डिव्हिडंडच्या रिलेटेड जे काही प्रोव्हिजन्स आहेत कंपनी ऍक्ट 2013 मध्ये त्या सर्व प्रोव्हिजन काय केलेले आहेत? फुलफिल
केलेले आहेत. ओके, तो यहाँ पे सेक्रेटरी शेयर होल्डर को, मेंबर्स को बता रहा है कि आपके कंपनी ने, मतलब इस कंपनी ने डिविडेंड से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है, जितने भी रूल्स है, उन सभी रूल्स को फॉलो किया है. डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेएबल टू यू आर गिवन बिलो. ओके, तो यहाँ पे डिटेल कौन सा है वो भी आपको यहाँ पे दिया है सब डिटेल. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, या आप डायरेक्टली सिर्फ इतना लिखोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड, इतना ही लिखोगे, हे लिखणे की जरूरत नाही है. हा लक्षात, एवढं लिहिण्याची गरज नाही, फक्त एवढं जरी लिहिलं, नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स हेल्ड, नंबर ऑफ शेअर इक्विटी शेअर हेल्ड 500, डिव्हिडंड पर शेअर ₹1, आणि इकडे डिव्हिडंड पर शेअर किती सांगितलंय, ₹1. सो डिविडेंड अमाउंट विल बी 500, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर 500 है, एक शेयर के ऊपर ₹1 डिविडेंड, तो डिविडेंड का अमाउंट कितना हो जाएगा, ₹500. डीपीआईडी एंड क्लाइंट आईडी नंबर, मतलब जो हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है और हमारा जो क्लाइंट आईडी नंबर है वो हमें यहाँ पे लिखना है. आप यहाँ पे कौन सा भी नंबर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लेम, कोणताही नंबर लिहिला तरी चालेल, 1 2 3 4 5 6 असं नंबर लिहिलं तरी चालेल. डेट ऑफ रेमिटन्स, रेमिटन्स मीन ट्रांसफर, मतलब कौन से तारीख को पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया, कोणत्या तारखेला पैसे ट्रान्सफर केलं, त्याला म्हटलं जातं डेट ऑफ रेमिटन्स, मीन्स डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी, that is 6 June 2019. बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट नंबर दिया है और बैंक का नाम दिया है बैंक ऑफ बरोडा. ओके, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर किसका दिया है, शेअर होल्डर का. शेअर होल्डरचा बैंक अकाउंट नंबर दिलाय, म्हणजे सांगितलं की ह्या अकाउंटवर आणि ह्या बँकेमधलं तुमचं जे अकाउंट आहे त्या अकाउंटवर आम्ही पैसे काय केलेले आहेत, 6 जूनला ट्रांसफर केलेले आहेत. ओके, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर किसका आएगा, शेयर होल्डर का. ये बैंक अकाउंट नंबर आप कौन सा भी लिखोगे तो भी चलेगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा तो भी चलेगा, या कौन सा भी रैंडमली आप नंबर लिख सकते हो. और बैंक का नाम आपको जो भी पसंद है वो बैंक का नाम आप वहां पे मेंशन करोगे. प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन योर पासबुक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. और हम उसको कहेंगे कि आप आपके अकाउंट में, मतलब आपके पासबुक के ऊपर एंट्री ले लो, या आप अकाउंट का स्टेटमेंट देखो और वेरीफाई करो कि आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है या नहीं. As per the provision of the Income Tax Act 1961, no tax is required to be deducted at source in respect of dividend payment, but dividend distribution tax has paid by the company. और हम यहाँ पे उनको बता रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से डिविडेंड के लिए किसी भी तरह का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कट करने की या डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टॅक्स वो पेड करना जरुरी है, और वो कंपनीने क्या किया है, पेड किया है. हा लक्षात, म्हणजे शेवटी आपण त्याला सांगतो की इन्कम टॅक्स ऍक्ट 1961 नुसार डिव्हिडंडच्या पेमेंट करते वेळी कोणत्याही प्रकारे टीडीएस टॅक्स डिडक्टेड ऍट सोर्स मायनस करण्याची गरज नाही, परंतु डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्यूशन टॅक्स हा भरावा लागणार आहे आणि तो कंपनीने काय केलेला आहे, पेड केलेला आहे. थँकिंग यू. Yours faithfully. Here name of the company, sign name of the secretary and here company secretary. चाहे तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या लिखोगे, सेक्रेटरी, और यहाँ पे नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा. इकडे नाव लिहिलं नाही तरी चालेल आणि फक्त इकडे सेक्रेटरी लिहिलं चालेल, कंपनी लिहिण्याची गरज नाही. ओके, so in this way you have to write letter to member or shareholder regarding payment of dividend.